हेलो बच्चों, केवीएम की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आज पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर 10 हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न में हैलो एल्केन और हैलो एरीन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हैलो एल्केन या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हैलोजन व्युत्पन्न ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एरोमेटिक एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक में क्या आता है, एलिफेटिक में आता है हमारा RX, यानी कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो। एल्किल समूह से कोई हैलोजन जुड़ जाए तो वो क्या होता है, एलिफेटिक। और एरोमेटिक में एल्किल समूह की जगह बेंजीन वाले लग जाए तो वो कहलाता है एरोमेटिक, या कोई बेंजीन एरोमेटिक वाले जुड़ी हो तो इनको एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न और ये एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे मान लो बेंजीन वाले से किसी हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होते हैं वाले में, 1 2 3 4 और 5 6। किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से हो जाए या 2 का हो जाए, ज़्यादा का हो जाए तो क्या कहलाता है C6H5X, यानी हैलो, यानी इसको कहेंगे हैलो एरीन। ऐसे ही एलिफेटिक में हाइड्रोकार्बन में चारों संयुक्ताएं हाइड्रोजन से संतृप्त होती हैं। किसी एक हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा हैलो एल्केन बन जाता है। तो इस तरह से हैलो एल्केन और हैलो एरीन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, एक साथ दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से हो जाता है या कर देते हैं तो बना यौगिक क्रम से इसलिए लिख रहा हूँ, पहले एलिफेटिक की बात की फिर एरोमेटिक की, क्रम से हैलो एल्केन व हैलो एरीन कहलाते हैं। तो हैलो एल्केन संतृप्त होते हैं और हैलो एरीन असंतृप्त होते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसको नोट कर लो। डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। दोनों को साथ लेके चलेंगे भाई। वर्गीकरण में हैलो एल्केन और हैलो एरीन दोनों को ही। तो वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण है वो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर हैलोजन की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलो व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर CH3CH2X, तो इसको क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। अगर मान लो यहाँ पर CH2 है, ये X है, CH2X, इसे कहेंगे डाई हैलो एल्केन। इसी तरह से 3X हुए तो उसे कहेंगे ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। तो ये संख्या के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। 4 हो तो टेट्रा हैलो एल्केन, 5 हो तो पेंटा हैलो एल्केन कहते हैं। अब ये हैलोजन की संख्या के आधार पर भी इनको क्या होता है। इसके बाद जो दूसरे तरह का वर्गीकरण है वो है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन कैसा है। तो हम देखते हैं इसको कार्बन के आधार पर
जिससे हैलोजन जुड़ता है, जिससे हैलोजन जुड़ता है। ठीक है, तो अब देखो हैलोजन किससे जुड़ता है, कैसे कार्बन से जुड़ता है। इस आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक कार्बन है हमारे पास, द्वितीयक कार्बन है और टर्सरी कार्बन है। यदि हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है तो प्राथमिक कार्बन यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और टर्सरी कार्बन से जुड़ता है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CH3CH2X, तो इसमें कार्बन कैसा है, ये प्राथमिक कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और यदि इस तरह से हो CH3CH3X, अब ये कार्बन कैसा है, द्वितीयक कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हैलोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। क्लियर है यहाँ तक। ऐसी टर्सरी कार्बन हो तो क्या लिखते हैं, CH3, ये तृतीयक प्रकार का कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये तो हो गया कार्बन के आधार पर, भाई कैसे कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, उस आधार पर 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब बात आती है कि संख्या के, जैसे हमने इसमें लिखा संख्या के आधार पर वर्गीकरण, किसकी, हैलोजन परमाणु की। अब हैलोजन कितने एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर तो एक कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि एक कार्बन से 2 हैलोजन भी जुड़ जाते हैं, 3 भी जुड़ जाते हैं, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, मेनली हमारे पास 2 तरह के होते हैं। यदि एक ही कार्बन पर, जैसे मान लो CH3CH, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, CH3CH3 है, 2 हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ पर हम Cl लगा दें और ये Cl लगा दें, तो ये हमारा क्या बन गया, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। यदि एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। और यदि ये क्लोरीन यहाँ से हटकर एक यहाँ जुड़ जाए, एक यहाँ जुड़ जाए, तो उसे कहेंगे, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पर Cl लिख दें, ये Cl लिख दें, तो ये क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे विस डाई हैलाइड। तो 2 तरह के डाई हैलाइड होते हैं हमारे, इसमें ऐसे लिख दें CH3Cl और CH2 और Cl, ये लिखे, तो इसको क्या कहेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, विस डाई हैलाइड, इसको विस डाई हैलाइड कहते हैं। तो अब तो ये तो बात हो गई, वे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों हैलोजन अलग अलग लगातार वाले कार्बन पर जुड़ने चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर देखें कि ये 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं इसमें, भाई इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिए, 2 हैलोजन, एक तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये सामान्य प्रकार का डाई हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, डाई हैलाइड तो है, लेकिन ये ना तो जैम है और ना ही विस डाई हैलाइड है, तो ये सामान्य डाई हैलाइड है। अगर मान लो ये हैलोजन यहाँ से हटकर यहाँ पर जुड़ जाए, इसके तुरंत ही नज़दीक पे, तो ये लगातार हो गए। तो जब लगातार हैलोजन जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, विस डाई हैलाइड बन जाता है। तो इस तरह से हैलोजन के आधार पर हमने ये हमारा पहला वर्गीकरण हो गया। इसके बाद जो सेकंड वर्गीकरण है वो क्या होता है, संकरण के आधार पर। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है वो क्या होगा, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, यानी जो कार्बन है, कार्बन पर कौन सा संकरण है, किस तरह का संकरण है, तो उस आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। इस आधार पर भी ये कई तरह का होता है। तो इसमें जैसे मान लो हमने 2 लिखा है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिख लेते हैं, यानी वे हेलो एल्केन, जिनमें जैसे मान लो ये हमारा
एक कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ, यहाँ पर हैलोजन जुड़ गया। ठीक है, यानी ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उस प्रकार के जो हैलोजन होते हैं वो हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये संकरण के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है इसका। ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, कि ये तो जैसे मान लो हो गया हमारा ये CH3 CH2, यहाँ पर लगा दिया हमने Cl। ये कार्बन कैसा है, sp3 संकृत है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये संकरण के आधार पर है। हमने वहाँ पर कार्बन के प्रकार के आधार पर पढ़ा था, कहीं पर तो कार्बन के प्रकार के आधार पर है, कहीं पर संकरण के आधार पर है। तो ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है, मान लो Cl ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2-क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आयुर्वेदीय नाम है। ये है 1-क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है। अब यहाँ पर ये टर्सरी प्रकार का है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। वैसे सामान्य नाम का रूट नाम क्या लिखेंगे, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्लियर है। आईपीएससी में लिखेंगे इसका 2-मेथिल 2-क्लोरोप्रोपेन लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इस आधार पर इनमें जो कार्बन है, ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ये संकरण कौन सा हो गया, sp3। ये कार्बन इस हैलोजन से जुड़ा हुआ है, इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp3। यानी ऐसे यौगिक जो sp3 कार्बन से जुड़े होते हैं वो 3 तरह के एल्किल हैलाइड बनाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसी तरह से अब इसमें एरोमेटिक यौगिक ले ना, तो हमने एरोमेटिक का उसमें देखा था कि एरोमेटिक में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं तो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे 3 तरह के एल्किल हैलाइड हो गए, इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा वर्गीकरण आता है उसे कहते हैं एलिलिक हाइड्रोकार्बन या एलिलिक हैलाइड भी कहते हैं। ये तो क्या हो गए, इनका नाम तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड है भैया, क्या है, एल्किल हैलाइड। पहला वर्गीकरण एल्किल हैलाइड का है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं। तो हमारा सेकंड वर्गीकरण है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें ये नोट कर लो इनको थोड़ा, ये एलिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन तो sp3 कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो लेकिन जो जुड़ने वाला नेक्स्ट कार्बन है वो sp2 संकृत होना चाहिए। तो इसका सामान्य सूत्र में हम क्या लिखते हैं, इस तरह से C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर जोड़ दिया हमने हैलोजन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, बाकी हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर कितना लगेगा, 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, sp3। अब इससे जो अगला कार्बन है वो क्या होना, एलिलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, इससे अगला कार्बन sp2 होना चाहिए। sp2 है ना, तो ये कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में डेफिनेशन क्या हो गई, जब sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तथा वह
sp3 कार्बन आगे sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। इनमें द्विबंधित कार्बन होता है। इस तरह से। अब ये क्या है? चक्रीय यौगिक है, असंतृप्त है, साइक्लिक यौगिक है, एरोमेटिक नहीं है। क्या है? ये चक्रीय एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। अब इससे जो अगला कार्बन है यहाँ पर, इस पर कौन सा संकरण पाया जाता है? इस पर होता है sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो ये तो हो गए एलिलिक हैलाइड। अब इसी में थर्ड जो है वो है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है? इसको बेंजिलिक हैलाइड, अब देखो ये एलिलिक हैलाइड था तो इसका ये कार्बन क्या कहलाता है? ये एलिलिक कार्बन कहलाता है ना। अगर बेंजिलिक कार्बन में क्या होगा कि इसमें बेंजीन वलय होती है। बेंजीन वलय में क्या होते हैं भाई? एकांतर क्रम में द्विबंध होते हैं। यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से क्या जुड़ गया? हैलोजन। वही डेफिनेशन है कि ये कार्बन कैसा हो गया? sp3 कार्बन हो गया। अब इससे जो अगला कार्बन होगा ये वाला, वो क्या होगा? sp2 संकृत होता है। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी इसमें हैलोजन परमाणु इस sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है जो सीधा किसी एरोमेटिक, यानी हैलोजन परमाणु ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है जो सीधे किसी बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ये कार्बन में क्या है? ये हमारा sp2 हो गया कार्बन। इससे आगे भी sp2 है तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है? sp2 कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन वलय है, ये कार्बन हो गया इसमें, और यहाँ पर क्या हो गया? CH2 और यहाँ पर Cl, ये कार्बन है। ये कार्बन क्या कहलाता है? हमारा बेंजीन वलय का कार्बन है। ये कार्बन हो गया sp3 और ये कार्बन हो गया sp2 कार्बन हो गया। तो इस तरह से ये बेंजिलिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजिल क्लोराइड। ये क्या बन गया? बेंजिल क्लोराइड। तो अब तक जो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा इसमें एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड में क्या था? C किससे जुड़ा था? X से। X कैसा? C कैसा था? sp3। इसमें क्या था? इसमें भी sp3 से जुड़ा हुआ है। इसमें भी किससे जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम ये वर्गीकरण जो पढ़ रहे थे ये संकरण के आधार पर था। इसमें जितने भी हैलोजन जुड़े हुए थे वो सभी किससे जुड़े हुए थे? sp3 से। अब sp3 के आगे कैसा कार्बन था उस आधार पर ये 3 प्रकार के थे। एल्किल हैलाइड में जो आगे जुड़ने वाला कार्बन है वो क्या है? sp3 होगा। ठीक है, sp3 कार्बन sp3 से जुड़ा होगा, आगे श्रृंखला चलती रहेगी, तो वो क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड। एलिल हैलाइड में क्या होगा कि जो sp3 कार्बन है वो कार्बन आगे sp2 से जरूर जुड़ेगा, उसके आगे चाहे कुछ भी हो, है ना, लगातार sp3 और sp2 संकरण होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। क्लियर है यहाँ तक? अब ये थर्ड टाइप है बेंजिलिक। इसमें क्या होता है कि जो sp3 कार्बन होता है उससे जो अगला कार्बन होगा वो बेंजीन वलय का होना चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो sp3 कार्बन है वो बेंजीन वलय से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कार्बन था ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेंजिलिक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो हमारा ये था sp3 संकरण के आधार पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्गीकरण है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद इसमें आता है वे यौगिक जिनमें, इसको यहाँ पर इसको नोट कर लो या मिटा देता हूँ। देखिए ये वर्गीकरण था, हमने संकरण के आधार पर पहला वर्गीकरण पढ़ा था वे यौगिक
जिनमें sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है। तो sp3 से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये 3 प्रकार के थे एल्किल हैलाइड, इन्हें क्या कहते थे? एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। ये है बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। क्लियर है? यहाँ पर क्या था, ये जो कार्बन है, मैं इसे इंडिकेट करता हूँ इसमें, जो हमारा लाल वाला ये कार्बन है जो गोला लगा रहे हैं, ये कैसा होता है? sp3, सब में sp3 होगा। ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं sp3 वाला। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि यदि इस sp3 से आगे वाला कार्बन भी sp3 हो तो वो क्या कहलाता है? एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड। और इसमें कंडीशन क्या है? एलिलिक हैलाइड में यदि sp3 कार्बन से अगला कार्बन ये वाला वो sp2 संकृत अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो sp3 कार्बन है ये सीधा बेंजीन वलय से जुड़े या sp3 कार्बन से जुड़े बेंजीन वलय के, तो उसको कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो ये हमारा वर्गीकरण इसका हो गया। अब सेकंड है वे यौगिक जिनमें हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? हैलोजन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। तो इनमें क्या होता है? वाइनिलिक हैलाइडों में हैलोजन द्विबंध के कार्बन से जुड़ता है। अब यदि द्विबंध का कार्बन होगा तो संकरण कौन सा होगा? sp2 ही होगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें 1 2 3 ये है। ठीक है, अब जो ये कार्बन है यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें। और आगे फिर भले ही कैसे भी कार्बन हो, हमें तो ये कार्बन देखना है। ये कार्बन कैसा हो गया? sp2 संकृत अवस्था में आ गया। बाकी H लगा दो, यहाँ पर एक H लगेगा, यहाँ पर भी एक H लगेगा, 2 और 3। ये तो सीधी श्रृंखला के हो गए। और यदि इस तरह से हो, चक्रीय हाइड्रोकार्बन ले हम यहाँ पर, तो ये द्विबंध का कार्बन है और यहाँ से क्या जोड़ दिया हमने? हैलोजन। तो ये द्विबंध के कार्बन कैसा हो गया? ये हो गया हमारा sp2 कार्बन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाम क्या हो जाएगा इसका? अगर मान लो हम यहाँ पर Cl लगा दें, हैलोजन क्या लगा दें? Cl। 1 नंबर पर है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब नाम लिख सकते हो आपका, इसका भी लिख सकते हो। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और 4। नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। 1 2। अब यहाँ पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, एक को हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 1 नंबर पर हमारा क्लोरीन है, क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। अब क्लोरो प्रतिस्थापी हो गया। अब देखो चक्रीय यौगिक है, हाइड्रोकार्बन कैसा है? चक्रीय। तो क्या लिखेंगे? क्लोरोसाइक्लिक हेक्सीन। हेक्स 6 कार्बन है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1 इन भी लिख सकते हैं या सीधा ही लिख दो हेक्सीन। तो ये इसका नाम हो गया। तो ये क्या थे कि जब हैलोजन परमाणु किसी sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो उस आधार पर ये 2 तरह के होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड और तीसरा होता है एरिल हैलाइड। क्या होगा? जो दूसरा प्रकार है इसका एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ये हमारा वर्गीकरण है संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर एरिल हैलाइड, एरिल का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक वलय। इसमें क्या करते हैं कि सीधा ही बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो हैलोजन, कैसा हो? संकरण तो क्या हो? sp2
और वो sp2 वाला कार्बन क्या हो, बेंजीन वाले से जुड़ा होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होता है। यानी हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये हमारी बेंजीन वलय हो गई, एरोमेटिक वलय है, इसे सीधा क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन। तो ये जो कार्बन हो गया ये कैसा हो गया, sp2 कार्बन हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड या बेंजीन हैलाइड कहते हैं, या हेलोबेंजीन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वर्गीकरण हो गया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हेलो एरिक का वर्गीकरण है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा वर्गीकरण हो गया है, इसके बाद हम करते हैं नामकरण। नामकरण में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि नामकरण का IUPAC पद्धति का एक अलग से वीडियो है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड के ही नामकरण करेंगे। जैसे हमारा एल्किल हैलाइड है CH3CH2, और मान लो यहाँ पर हमने कोई भी हैलोजन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। यहाँ पर हम IUPAC नाम लिखते हैं, और यहाँ पर इनके रूढ़ नाम लिखते हैं, रूढ़ नाम या सामान्य नाम। क्लियर है। तो इसका एथिल ब्रोमाइड, रूढ़ नामों में जो एल्किल हैलाइड के नाम होते हैं उनको हम रूढ़ नाम में क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड लिखते हैं, है ना। और IUPAC नाम में क्या लिखते हैं इनको, हेलो एल्केन। ठीक है, ये सिर्फ मैं एल्किल हैलाइडों के बारे में भी बता रहा हूँ फिलहाल इसमें। तो हेलो एल्केन, हेलो का मतलब आगे क्या लगाएंगे, हैलोजन। तो कोई भी हैलोजन लग गया, पीछे एल्केन लिखेंगे यानी कार्बन की संख्या और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, आगे एल्किल लिखेंगे यानी इल लगा देते हैं कार्बन की संख्या में। जैसे मान लो यहाँ पर 2 कार्बन थे, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। अब एथ के पीछे क्या लगा देंगे, इल। ठीक है, रूढ़ नाम में एथिल। और IUPAC नाम में क्या लगाते हैं, एथ प्लस में एन, तो क्या हो गया, एथेन। अगर मान लो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इस तरह इल लगा देते हैं। और जो हैलोजन होगा वो हैलाइड के रूप में आएगा, पीछे क्या हो जाएगा, हैलाइड। चाहे ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, कोई भी। ठीक है, इस तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है, ये हमारा प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट भी है इसमें। यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH3 और यहाँ पर लगा दिया Br। ठीक है, तो इसको नाम क्या हो जाएगा, इसी नाम पर लिखो। IUPAC नाम क्या होता है कि पहले बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसमें तो एक ही श्रृंखला थी, इसमें तो भाई देखो बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी, जिसमें प्रतिस्थापी भी आ जाए, 1, 2 और 3। तो 2 नंबर पर हमारा ब्रोमीन है, तो पहले किसको लिखते हैं हम इसमें, हैलोजन को। कितने नंबर पर है, 2 पर, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको ऐसे काउंटिंग मत कर देना, 1, 2, 1 मैथिल, 1 ब्रोमो एथेन, ऐसे नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमें बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करना है IUPAC पद्धति के अनुसार। तो यहाँ पर इसका जो रूढ़ नाम होगा, रूढ़ नाम में देखो अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल हैलाइड। यहाँ पर एक चीज़ समझो, प्रोपिल हैलाइड। अब यहाँ इसको प्रोपिल हैलाइड ना कहकर हमारा रूढ़ पद्धति में इसका एक समूह होता है कि यदि द्वितीयक कार्बन आ जाए तो उसको आइसो बोलते हैं, और तृतीयक कार्बन आ जाए तो उसको तृतीयक बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा द्वितीयक कार्बन है, तो द्वितीयक कार्बन का जो समूह होता है वो ये होता है इस तरह से, CH और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, ऊपर भी लगा दिया CH3, आगे कर दिया डैश।
इसका मतलब कि कार्बन की एक संयोजकता अभी बची हुई है, यहाँ पर कोई भी आकर जुड़ सकता है। अगर मान लो हैलोजन जुड़ता है तो ये हमारा जो समूह कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आइसो। आइसो लगाएंगे इसके नाम के आगे। कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिखते हैं, प्रोपिल। रूट नाम में लिखना है, ध्यान रखें। तो आइसोप्रोपिल हो गया, यहाँ पर Br लग गया तो क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। Cl लग गया तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। सीधा क्या लिख दो यहाँ पर, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। क्लियर है यहाँ तक। ये आइसो समूह हो गया। मैं लास्ट में लिखवा भी दूंगा, हमारा ये आइसो समूह है। यहाँ लिखवा देता है इसको, CH3 डैश। इसको क्या कहते हैं, ये आइसोप्रोपिल। क्लियर। यानी द्वितीय कार्बन क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। 3 कार्बन है तो प्रोपिल कह दिया। अगर मान लीजिए ऐसे हो, CH2 CH3 CH और CH3, ये डैश लगा हुआ है। देखो इसमें जो डैश है यानी संयोजकता जो खाली है वो किसकी है, इस कार्बन की है। ये कार्बन कैसा है, हमारा सेकेंडरी कार्बन है। कैसा है, सेकेंडरी कार्बन। अब इससे जो भी हैलोजन जुड़ेगा, जैसे मान लो Cl जुड़ गया, तो इसका रूट नाम क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमारा आइसो समूह ही है, इंडिकेट करता है। कितने कार्बन है आइसो समूह में, आइसो समूह में है 1 2 3 4। यानी रूट नाम में जितने भी कार्बन होते हैं, चाहे वो श्रृंखला में निकले हुए हों, चाहे मुख्य श्रृंखला में हो, चाहे उसको साइड चेन में हो, सबको जोड़ा जाता है और सबको लिखा जाता है। जैसे इसमें रूट नाम में क्या लिखा हमने, 1 2 3 कार्बन को लिख दिया, नाम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसमें 4 कार्बन है, क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, यानी आइसोब्यूटिल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है। इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई, IUPAC में नंबरिंग कर दो, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, CH3 CH2 CH और CH3Cl। नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। तो इसका हो गया। अब इसके बाद यदि ये तो हमारा द्वितीय कार्बन था, ठीक है, यहाँ तक। ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है भैया, यहाँ तक। ये मैंने एग्जाम्पल एक फालतू दे दिया इसमें ताकि समझ में आ जाए। अब हमारा क्या करते हैं, टर्सरी कार्बन लेते हैं, CH3 और CH3, यहाँ पर जोड़ दिया हमने Br। अब ये कार्बन कैसा है, तृतीय कार्बन है, तो इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं। तो बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब बड़ी श्रृंखला इसमें क्या होगी, यहाँ पर देखो CH3 ऊपर लिखा हुआ है, CH3 और CH3 यहाँ पर है Br। नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 कार्बन आते हैं। हमें क्या लेने, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो तो 1 2 3 आ गए, ये सीधी श्रृंखला हो गई। और 1 2 3, ये भी 3 की श्रृंखला लेकिन ये मुड़ी हुई है, तो हम किसका चयन करेंगे, हम सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। नंबरिंग जहाँ पर प्रतिस्थापी नज़दीक हो तो दोनों तरफ हमारे प्रतिस्थापी समान दूरी पर है, बीच में है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 और 3 हो गई। तो नंबरिंग क्या हो गई, 1 2 3। IUPAC नाम क्या हो जाएगा। अब देखो यदि एक ही कार्बन पर, IUPAC पद्धति में बताया था 11th क्लास में कि यदि एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो उनको लिखने से पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला का पालन करते हैं। उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैथिल जुड़ा हुआ है। Br B से शुरू होता है, मैथिल M से शुरू होता है। पहले कौन आएगा, Br। नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो डैश 2 मैथिल। और कितने कार्बन है श्रृंखला में, 3 कार्बन है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। तो IUPAC नाम तो लिखना इजी है। हम इसका रूट नाम क्या लिखेंगे। अब रूट नाम में हमारा ये समूह है, तो रूट नाम में क्या लिखते हैं हम इसको,
CH3 और CH3, यहाँ पर डैश लगा हुआ है। ये हमारा टर्सरी कार्बन है, तृतीयक कार्बन है। तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? तृतीयक कहते हैं। क्या कहेंगे? तृतीयक। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो उसके पीछे क्या लगा दो? ब्यूटिल। तो नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर लगा दिया हमने Br, नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये हो गया टर्सरी कार्बन। तो हमने देखो ये जो नामकरण कर रहे थे, हमने इसमें 3 समूह पढ़ लिए हैं। एक तो एल्किल समूह है, सिंपल समूह है, दूसरा है आइसो समूह है, और तीसरा है तृतीयक समूह है। एक चौथा और होता है नियो समूह, है ना। तो नियो समूह में क्या करते हैं, यहाँ तक ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नियो का कराएंगे। इसमें ये हमारा है नियो समूह, ठीक है। अब नियो समूह में देखो, ये नियो समूह कहलाता है। कितने कार्बन है? रूढ़ नाम में सारे कार्बन को जोड़ते हैं, IUPAC में मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया Cl। तो इसमें मुख्य श्रृंखला क्या हो गई? ये सीधी श्रृंखला हो गई, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2, यानी पहले क्या लिखेंगे? 1-chloro-2,2 डाईमेथिल। और मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब रूढ़ नाम में, इनके क्या रूढ़ नाम ज़्यादा प्रचलित होते हैं 2-3 यौगिकों के। रूढ़ नाम में क्या लिखते हैं इसको? नियो लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो देखो चतुष्क कार्बन है, ये वाला, ये चतुष्क कार्बन है। चतुष्क कार्बन का मतलब होता है जिसकी चारों संयुक्ताएं भरी हुई हों, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, ये इसके अलावा कोई बंध नहीं बना सकता। 4 बंध बना लिए। इससे जो अगला कार्बन है, ये कैसा है? प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो समूह है वो क्या कहलाता है? नियो समूह कहलाता है। यानी इसको ऐसे लिखें, ये हमारा नियो समूह है। यहाँ पर और भी दाएं बाएं कुछ भी चले जाएं, उस हिसाब से हम कार्बन को योग करते हैं। टोटल योग कितना हो गया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। तो क्या लिखेंगे? 5 को इल लगा देंगे, पेंटिल, और लास्ट में क्या लिख दें? क्या जुड़ा हुआ है? Cl, तो लिख दो यहाँ पर क्लोराइड, ठीक है। तो हमने मेन जो इम्पोर्टेंट जो समूह थे वो हमें पढ़े। तो उसमें पहला जो समूह था वो तो क्या था? सीधा ही प्राथमिक हैलोजन था, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ भी जुड़ सकता है, इसमें प्राथमिक कार्बन है, ये हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सॉरी यहाँ पर। और ये है हमारा द्वितीयक कार्बन। बाकी क्या होंगे? इसमें हाइड्रोजन होंगे और कार्बन तो ये जुड़े द्वितीयक कार्बन, ये हो गया हमारा प्राथमिक कार्बन। और इसे क्या कहते हैं? इस समूह को आइसो। ये समूह क्या कहलाता है? नियो समूह कहलाता है। और ये समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है तृतीयक समूह। रूढ़ नाम में ही इनका उपयोग करते हैं, आइसो, नियो और टर्सरी। तो जब इनको लगाते हैं, आइसो को लगाएंगे तो जितने भी कार्बन होंगे सबको लिखकर उनके नाम के अंत में इल लगा देंगे, ठीक है। नियो कितने हैं? 1 2 3 4 5 नियो पेंटिल। तृतीयक 1 2 3 4 तृतीयक ब्यूटिल। तो इस तरह से इनके रूढ़ नाम लिखे जाते हैं। ये कार्बन के IUPAC नाम थे, एल्किल हैलाइड के IUPAC नाम थे। इसी तरह से हम एरोमेटिक यौगिकों की भी बात करें तो उनमें क्या होता है कि बेंजीन वलय से हैलोजन जुड़ा हुआ होता है। ये बेंजीन वलय है,
यहाँ पर जुड़ गया Cl, तो इसका रूट नाम वही होगा हेलोबेंजीन या हेलो, इसका क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। दो हैलोजन हो तो डाइक्लोरोबेंजीन, डाई हेलोबेंजीन। तो इसका नाम जैसे मान लो ये है हमारा, दो Cl जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे डाई क्लोरोबेंजीन। यानी जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके रूढ़ नाम ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। और ये इस तरह से हो, 3 Cl जुड़े हुए हों यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राई क्लोरोबेंजीन। इस तरह से ये एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण हो गए इसमें। इस तरह से ये हेलोबेंजीन हो गए। तो इसके बाद हम जो लिखते हैं इसमें, जैसे मान लो इनके IUPAC नाम लिखे तो 1 क्लोरोबेंजीन, सीधा ही लगा दो 1 क्लोरोबेंजीन, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसको लिखते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से इनके IUPAC नाम भी लिखे जाते हैं। इनके रूट नाम और तरीके से भी लिखे जा सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है एक Cl यहाँ जुड़ गया, दूसरा Cl यहाँ जुड़ गया। अब देखो कोई सा भी एक Cl को हम एक नंबर मान लें, यहाँ पर एक इसको माने तो ये कितने पर 3 पर आता है। तो 2 नंबर पर कौन होता है और, तो 3 पर क्या होता है मेटा, और ये क्या होता है पैरा स्थिति। यहाँ से इसको एक मानते हैं तो ये मेटा स्थिति पर है, इसको एक मानेंगे तो वो मेटा स्थिति पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और यदि पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ हो, इस तरह से एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे 1, 2, 3, तो इसको लिखेंगे 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये एरोमेटिक एल्किल हैलाइड के नामकरण हो गए। कई बार क्या होता है कि एक हैलोजन हो और दूसरा कोई अन्य प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ हो, तो उसमें वही हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम पढ़े इसको, ये है हमारे पास बेंजीन वलय। अब बेंजीन वलय से देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पर हम लगा दें Cl। तो अब देखो इसमें दो समूह जुड़ गए हैं। अगर हम Cl को हटा दें तो इसी हमारा ये यौगिक होता है टालुइन। अब टालुइन के यहाँ पर ये Cl प्रतिस्थापी का काम करता है, प्रतिस्थापी का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कितने नंबर पर, इसको 1 नंबर मानेंगे, 2 नंबर, तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो टालुइन, 2 क्लोरो टालुइन, ये इसका नाम हो गया। इस तरह से इनके IUPAC नामकरण करते हैं। तो ये तो हमारा वर्गीकरण हो गया, नामकरण हो गया इनका एल्किल हैलाइड एलिल हैलाइड का। इसके बाद हम इस पे आते हैं कि CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति को कल पढ़ेंगे। तो इसमें आज तक जो हमने जितना पढ़ाया जो है वो वीडियो कैसा लगा हो, उसको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।